सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक बार फिर बराह रास्त आवाम से राब्ते का फैसला किया गया है उनकी जानिब से। कुछ देर बाद टेलीफोन लाइन पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आवाम के मसाइल सुनेंगे और उनकी शिकायत जो होंगी उसके इजाले की भी कोशिश करेंगे। गो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दावा किया गया था कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो राब्ते में होंगे अवाम से, ताहम ऐसा नहीं है। इससे पहले जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं और उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ भी 25 फरवरी 1997 में इसी तरह का टेलीफोन राब्ता अवाम से कर चुके हैं और उनकी जानिब से भी मसाइल सुने गए थे। खैर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है तो अवामी मसाइल का तो वज़ीर आज़म का बाखूबी आगाह होंगे। कुछ गोश गुजार हम भी कर सकते हैं। महंगाई की बात की जाए तो अवाम का यही कहना है कि महंगाई में इजाफा हो रहा है। अदारा शुमारियात की जो महंगाई के हवाले से माहाना रिपोर्ट थी वो भी मंजर आम पर आ चुकी है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए पेट्रोलियम मसनूआत की तो पेट्रोलियम मसनूआत जिससे तमाम चीज़ें मुंसलिक होती हैं, पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा, डीजल की कीमत में इजाफा होगा तो तमाम चीजों की कीमतों में इजाफा हो जाता है। 2 माह में 5 बार पेट्रोल की कीमत में भी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। पेट्रोल जो है ₹2.70 और हाई स्पीड डीजल जो है उसकी कीमत में भी ₹2.88 इजाफा हुआ है। और ये एक माह में, इस पिछले माह में जो 2 मरतबा और 2 महीनों में 5वीं मरतबा ये इजाफा हुआ है। मजीद तफसीलात हम हासिल कर लेते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो आज खिताब करने जा रहे हैं हमारी मौजूद हैं शहबाज अहमद, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। शहबाज बताइएगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं आज टेलीफोन कॉल्स लेंगे, अवामी मसाइल सुनेंगे। क्या ये वज़ीर आज़म हाउस में टेलीफोन कॉल्स ली जाएंगी और कैसा होगा ये प्रोसेस? जी बिल्कुल मुदस्सर, ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ये सिलसिला जो है वो होगा और अब से कुछ देर के बाद बाज़ाब्ता तौर पे टेलीफोन जो कॉल्स हैं वो आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फैसल जावेद कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इस मामले में मुआवनत करेंगे और एक टेलीफोन नंबर 0518210609 जो है उसको मुख्तलिफ लाइन्स के साथ जो है वो जोड़ दिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीबन 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा जो है वो अवामी जो है वो कॉल्स हैं वो सुनेंगे। और ज़राए ने हमें बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म शिकायत से ज्यादा जो अवामी सवालात हैं उसके वो तरजीह देंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वफाकी वज़रा जो हैं वो भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा होंगे क्योंकि जिस वजीर की जो क्यूरी होगी वो उसको ये कहा जाएगा कि वो। तो यही मैं आपसे शहबाज पूछना चाह रहा था, वज़ीर आज़म के हमरा कौन कौन मौजूद होगा और जो शिकायत आएंगी क्या फौरी तौर पर उनका अजाला किया जाएगा? जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर डेली यूनिट यानी कि सिटीजन पोर्टल के जो लोग हैं वो मौजूद होंगे और उसके अलावा सीनियर वफाकी वज़रा जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा होंगे और कुछ शिकायत ऐसी जिनका फौरी तौर पर अदाला मुमकिन हो सकेगा उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है फौरी तौर पर हिदायत जारी करेंगे। लेकिन कुछ शिकायत ऐसी होंगी जिनका फौरी तौर पर नहीं होगा तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो यकीन दहानी करवाएंगे इस मामले पर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा शहबाज, ये क्या एक ही बार होगा या फिर इसके बाद भी ये चीज, क्योंकि 90 मिनट का आज ये सेशन होगा, तो क्या इसके बाद भी सेशंस जारी रखने का इरादा रखते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल ये इरादा रखते हैं कि इसके बाद भी ये जो है वो सेशन जारी रहे और मुख्तलिफ किस्म के सेशन, क्योंकि पहले तहरीक इंसाफ के ये मंशूर में शामिल था कि वज़ीर-ए-आज़म अवाम के साथ बराह रास्त मुंतखब होंगे। तो जब वज़ीर-ए-आज़म तो शुरू में इन्होंने सिटीजन पोर्टल इसलिए बनाया था कि कुछ शिकायत ऐसी होती हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद देखते हैं। तो अब ये फैसला किया है कि जो अवामी कॉल्स हैं उनका वज़ीर-ए-आज़म खुद सुने, लेकिन 2.5 साल में पहली मरतबा हो रहा है। लेकिन मुल्की तारीख का जिक्र किया, नवाज शरीफ से पहले सुन चुके हैं, तो तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि मरलावार इसको सुना जाएगा। अगर मंथली पॉसिबल ना हुआ तो 2 से 3 माह के अंदर एक ऐसा सेशन रखा जाएगा जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है बराह रास्त अवाम को जो है वो जवाब दें। इसमें कुछ कॉल जो हमारे ज़राए पहले रिकॉर्डेड भी होंगी और कुछ कॉल जो है वज़ीर-ए-आज़म वो डायरेक्ट सुनेंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की जो तरजीह है वो ये है कि सवाल भी छोटा होगा और जवाब भी शॉर्ट हो। तो वज़ीर-ए-आज़म ज्यादा कॉल सुनना चाहते हैं और अवामी शिकायत की बजाय जो सवालात के जवाबात हैं उसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो आज के सेशन में तरजीह देंगे। ठीक। अच्छा शहबाज, पार्लिमानी इजलास भी हुआ था, उसमें क्या कुछ डिस्कस किया गया अवामी मसाइल के हवाले से? उसमें भी यकीनन बातचीत तो हुई होगी।
जी देखिए, ये पार्टी तर्जमानों का इजलास था जो आज हुए। मुख्तलिफ इश्यूज पर बात हुई और जो मेन थे वो कब्जा माफिया, ममनुआ फंडिंग और पीडीएम बयानिया जो है उस पर तफसीली गुफ्तगू हुई थी। और जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के जो फॉरेन फंडिंग केसेस लाने पर फरूख हबीब को शाबाश दी और वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे अपने मुकालमे में कहा कि आपने माफिया से टक्कर ली है। तो इस इजलास में फरूख हबीब ने जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी और पार्टी तर्जमानों का ये मौक़िफ़ था कि मरीम नवाज जिस इशू को उठाती हैं उसमें उनके वालिद मुलव्विस होते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फिर कहा कि मरीम नवाज ने तो ना सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि मौलाना फजल रहमान को भी फंसा दिया है। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में जो पैसे वो कल्चर सियासत में है वो नवाज शरीफ लाए थे, नवाज शरीफ ने वसूल की है। ठीक शहबाज, आपने हमें इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं नदीम कुरैशी और तर्जुमान भी हैं पंजाब हुकूमत के। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपके वक्त। नदीम साहब, अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी टेलीफोन कॉल्स लेंगे अवाम की। जो अपोजिशन है उसकी जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि जो हमदर्दियां हैं वो समेटने की कोशिश की जा रही है। बताइएगा मकासद क्या हैं इस तरह की जो सेशन है टेलीफोन कॉल्स का? इससे पहले भी खैर नवाज शरीफ साहब भी अपने 1997 में जो उनका दौरे इक़्तिदार था उसमें ये टेलीफोन कॉल्स ले चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी ले रहे हैं, मकासद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम ने उस एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ तहत जो सिस्टम आज भी हमें जकड़े हुए है 2018 में अपने वोट की ताकत से वजारत उज़्मा तक पहुंचाया, जो ये समझते थे कि जब तक इस सिस्टम में आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा, उस कॉमन शख्स को जिसको दफ्तरों में चक्कर लगा लगा कर इंसाफ नहीं मिलता, जब तक वो पुरसुकून नहीं होगा, हम नहीं समझते रियासत अपना रोल सही प्ले कर रही होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये बिल्कुल एक नई हिस्ट्री आज रकम होने जा रही है कि वो खुद बाकायदा कॉल सुनेंगे और आप देखेंगे कि जब वो कॉल सुनी जा रही होंगी साथ साथ उन लोगों के मसाइल भी हल हो रहे होंगे। ये बुनियादी तौर पर इसके दो मकासद हैं। एक, आम आदमी की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तक एक्सेस। दूसरा, तमाम सरकारी मशीनरी की तमाम मुल्क भर में उनको ये मैसेज देना कि प्राइम मिनिस्टर हर चीज से खुद वाकिफ है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने जितनी पॉलिटिक्स की उसमें उनका नुक्ता नजर यही था कि पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी मुल्क इंसाफ को आम आदमी तक पहुंचाए बगैर मुकम्मल अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सकता। तो मैं समझता हूं आज पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशबख्ती का दिन है कि उनका मुंतखब वजीर आजम खुद उनको ये मौका फराहम कर रहा है कि लोग अपने नंबर से डायल करें, अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करें। जब प्राइम मिनिस्टर उनकी बात सुन रहे होंगे तो साथ साथ सारे डिपार्टमेंट्स को, चूंकि यहाँ सूरत ये है कि यहाँ वो सर, अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि क्या वजीर आजम पाकिस्तान आगाह हैं अवामी मसाइल से? जिस तरह के मसाइल इस वक्त अवाम को दरपेश हैं, महंगाई के हवाले से बात की जाती है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से बहुत सी तनकीद की गई है, बहुत से और मसाइल भी हैं, करप्शन के हवाले से भी हम लोग 4 दर्जे ऊपर चले गए हैं। तो ये मसाइल वजीर आजम को तो पता है ना पहले से? देखिए, आपने तरतीबवार क्वेश्चन किया, तरतीबवार जवाब लीजिएगा। वजीर आजम की खबरगिरी से मुताल्लिक उस वक्त सबसे अहम डिसीजन, जब कोविड के फर्स्ट फ्लैश में लोग ये कह रहे थे, पूरी दुनिया कह रही थी, अपोजिशन कह रही थी, चीफ मिनिस्टर से हाथ जोड़ जोड़ कर रो रहे थे कि जी लॉकडाउन स्ट्रिक्ट कर दिया जाए। तो वजीर आजम पाकिस्तान ने उस वक्त अगर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का फैसला नहीं किया था, लोगों को भूख से बचाने के लिए, आम आदमी, दिहाड़ीदार, गरीब, कमजोर शख्स को बचाने के लिए अगर इमरान खान ने उस वक्त स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का फैसला नहीं किया था, तो ये मालूम हो जाना चाहिए कि वो आम आदमी के मसाइल से बाखबर है। जहां तक आपने बात की महंगाई की, देखें, मेरा टारगेट यहां बैठकर महंगाई को डिफेंड करना नहीं है। इसमें कतई कोई शक नहीं है कि महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी में बड़ी परेशानी पैदा की हुई थी। लेकिन आप देखें, पिछले 6 माह में ग्रेजुअली जितने स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने, वो सारे के सारे स्टेप्स एक ही नुक्ते पर थे कि किसी भी तरह आम आदमी पर वो प्रेशर महंगाई का ना बढ़ सके जो बढ़ना चाहिए था। चूंकि आप इंटरनेशनली देखें, मैं आपको फिगर्स देता हूं पूरी दुनिया के, आज हमें ग्लोबल विलेज में लंदन से जो शुगर का रेट लगता है चीनी का, उसमें पिछले 6 माह में 40% इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत, मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूं, मैं चीजों को डिफेंड नहीं कर रहा, जो बड़े मेगा लेवल में बिजनेसेस कर रहे हैं वो सारे मेरी इस बात को इंडोर्स करेंगे कि ये महंगाई, इसने इंटरनेशनली पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। आप मिडल ईस्ट को लें, आप यूरोप को लें, आप पड़ोसी मुल्कों को देखें, हर जगह कीमतों में इजाफा हुआ है। लेकिन मैं आज भी समझता हूं
कि पाकिस्तान नदीम साहब, में आपसे मैं पोर्टल के हवाले से भी जरूर सवाल करूंगा। राना अरशद साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और उस वक्त के वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी टेलीफोन कॉल्स ले चुके हैं और इसी तरह अवाम से राब्ते में रहने की उनकी जानिब से भी कोशिश की गई थी। तो अब जब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जब कॉल्स ले रहे हैं, तो इसको आप भी तो अच्छी बात ही समझते हैं ना कि अवाम से राब्ते में रहने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल साहब, आपका, आपके बोल टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आपने कहा, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इमरान अहमद खान मियाई साहब 150 यू टर्न लेकर आलमी चैंपियन बन चुके हैं। उनके पहले पार्लियामेंट में खिताब में सुन लें कि उन्होंने कहा था कि हर वेडनेसडे को वो तशरीफ लाया करेंगे। वो 3.25 साल में तो वो हर वेडनेसडे आया नहीं। और आप यकीन करें कि खान साहब का ना जाने के फैसले से लेकर खुदकशी फरमाएंगे आज तक, ये भी एक झूठ है, ये भी कौम को धोखा देने की एक साजिश है। जनवरी के महीने में माशाल्लाह 3 दफा पेट्रोल महंगा किया। जनवरी यकम को रात 12 बजे महंगा किया, 15 तारीख को महंगा किया और फिर 31 की रात को फिर महंगा किया। 2 माह में 5 दफा पेट्रोल बम फेंककर आवाम के साथ मैं समझता हूं कि ये वो दुश्मनी निभा रहे हैं। वो IMF का नंबरदार होने का उन्होंने किया था, वो वाकई निभा रहे हैं कि आज हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर कौन है, वो डॉक्टर रजा बाकर कौन है, ये शेख हफीज कौन है। आज मैं अर्ज करना चाहता हूं 20 दिन में 4 दफा बिजली महंगी की और फिर उससे बढ़कर मैं एक जिम्मेदार हूं। आज जिम्मेदार का गन्ना तरसा कर लिया जा रहा है। गन्ना मौजूद है लेकिन गन्ने की मौजूदगी में नई चीनी बाहर से मंगवाने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि आज आप ये देख लें कि पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज की हायर एजुकेशन कमीशन को जो फंड गवर्नमेंट एलोकेट करती थी वो नहीं दे रही। आज तुलबा की फीसें डबल हो चुकी सर, शुगर मिल्स तो वैसे नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडरान हैं उनकी भी हैं और फायदा उनको भी हुआ है। और माफियाज की बात जब की जाती है तो गो के उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी रहनुमा शामिल हैं, लेकिन जब माफियाज की ओवरऑल बात की जाती है तो उसमें तो शुगर मिल्स मालिकान भी शामिल होते हैं और उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी लोग शामिल हैं। मुदस्सिर इकबाल साहब, आई नो, मैं जानता हूं। मैं पंजाब में शबाशी साहब के साथ कैबिनेट मेंबर था। यकीन करें 2008 से लेकर 2018 तक हमने 1 रुपए चीनी महंगी नहीं की। 180 रुपए गन्ने का रेट था और तमाम तरह हालात के बावजूद हमने आवाम को फेस किया, आवाम को रिलीफ दिया। ये कैसा यू टर्न है। खान साहब ने कहा 3 हफ्ते पहले के जनाब खुशखबरी, चीनी 81 रुपीज पे हो गई है और पैसे फिर क्रॉस कर चुकी है। वो जहांगीर तरीन साहब, वो खुशरू बख्तियार साहब और वो नई ATM मशीनें, उनके खिलाफ खान साहब इस जहार में तो एक्शन नहीं लेंगे। आप पेट्रोल पंप देख ले कैसे 26 जून को हुआ, एक्शन लिया, आज तक कोई आदमी नहीं पकड़ा गया। फिर आप मेडिसिन माफिया देख लें, फिर उसके बाद आप गंदम माफिया देख लें, चीनी माफिया देख लें, और यूटिलिटी स्टोर पर सबसे बड़ा डाका 7 अरब का डाका इन्होंने मारा है। 50 अरब दी रमजान। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं बस आपकी जो सवालात आपने उठाए हैं नदीम साहब से उनका जवाब लूंगा और मैंने नेक्स्ट सेगमेंट की जानी बढ़ना है। नदीम साहब, माफियाज के हवाले से हमेशा से आप पे तनकीद होती रही है, माफियाज के खिलाफ अब तक एक्शन क्या लिया गया है? पेट्रोलियम के हवाले से सवाल यह है कि आपको याद होगा असद उमर की जानिब से जब वो इक़्तिदार में नहीं आए थे, जब वो वजीर नहीं बने थे, तो उस वक्त कहते थे कि 45 रुपए हुकूमत को पड़ता है पेट्रोल और जो ज्यादा कीमत पड़ रही है और वजीर आजम की जेब में जा रहे हैं। अब जो ज्यादा कीमत ली जा रही है टैक्सेस के अलावा, वो किसकी जेब में जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, हम आज अवेयरनेस के जदीद तरीन दौर में जिंदा है। अभी राणा साहब ने पूरा बातिन शिखर खिताब किया, ये अगर 30 प्रोग्राम करेंगे या 300 करेंगे, इन्होंने यही अंदाजे गुफ्तगू इख्तियार करना है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, हमने ये देखना है कि इंटरनेशनली शुगर केन की सबसे बड़ी मार्केट, शुगर की सबसे बड़े जो रेट्स ओपन होते हैं
वो लंदन में होते हैं। आप अभी गूगल करें और देखें इंटरनेशनल रेट्स क्या है। पूरी दुनिया में एडिबल ऑयल के रेट्स बढ़ रहे हैं, केमिकल्स के रेट बढ़ रहे हैं, प्लास्टिक दाने के रेट्स बढ़ रहे हैं, ये इंटरनेशनल रेट्स बढ़ रहे हैं। और अभी मौसूफ फरमा रहे थे कि जी नवाज शरीफ के दौर में ये रेट था। यहाँ बिल्कुल लोगों को याद है नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में पेट्रोल के कुएं तलाश करके गए थे, जहां से हमें पाकिस्तान पेट्रोल पैदा करता है ताकि पाकिस्तान की आमदनी भी कम होती। मैं आपको कर्ज करूं, बातें करना बड़ा आसान है। इंटरनेशनली जब रेट बढ़ेंगे तो पाकिस्तान के दुनिया के हर मुल्क में प्राइस इंक्रीज करनी पड़ेगी। हमने देखना ये है कि इन सारे मसाइल का जिम्मेदार कौन है, क्या इमरान खान की 2 साल हुकूमत या 40 साल इस मुल्क की इक़्तिदार की राहदारियों में मौजे करने वाले, इस मुल्क से वसाइल को बैरून मुल्क मुंतकिल करने वाले, इस मुल्क से इंटरनेशनल इन्वेस्टर को उसकी डायरेक्शन चेंज करने वाले, अपने बिजनेसेस अपने फंड्स सारे बाहर मुंतकिल। मतलब ये स्टील का बिजनेस करें दुबई में, ये बिजनेस सेट करें लंदन में, ये बिजनेस सेट करें सऊदीया में, और इंटरनेशनल इन्वेस्टर को कहें कि तुम पाकिस्तान जाओ, ये कैसे पॉसिबल है। मैं आपको कर्ज करूं, इमरान खान को पाकिस्तान की आवाम ने पूरे बात के साथ वोट किया। हम समझते हैं कि मसाइल बेपनाह है, लेकिन एक एक चैलेंज इंशाल्लाह ताला इसको फेस किया जाएगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आई एम सॉरी नदीम साहब, आई हैव टू कट यू शॉर्ट, मेरे पास टाइम बहुत कम है। शीश साहब आपने वक्त दिया, राना अरशद साहब आपने वक्त दिया, बोल्ड टेलीविजन को आपका शुक्रिया। कुछ कोरोना वैक्सीन के हवाले से भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है, फरवरी में अब आज ही के दिन पाकिस्तान में जो पहला बैच है वो कोरोना वैक्सीन का आ चुका है, तोहफतन हमें दिया गया है। चाइना की जानिब से सिनोफार्म नामी ये जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान को वसूल हो चुकी है, और अब इस हवाले से डिसाइड किया जाएगा कि सूबों में कितनी परसेंटेज में ये जो वैक्सीन है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और ख़ास तौर पे एक और बात जो सामने आ रही है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए ये वैक्सीन है। 17 मिलियन हमें और भी आनी है, लेकिन ये जो अभी बैच मौसूल हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए। अब बहुत से सवालात अभी उठ भी रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो वैक्सीन है ये इस असरअंदाज किस हद तक होती है कोरोना पर, और दूसरा सवाल ये भी उठता है कि ये चाइना में कितने अफराद को लगाई जा चुकी है वैक्सीन, और उसका नतीजा हमें क्या थे, उसके नताइज, उसमें वाकई रिकवरी हुई और इसके साइड इफ़ेक्ट्स किस तरह के हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साद साहब, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हमारे तब हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साद साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमें इस वैक्सीन के हवाले से बताइएगा। सिनोफार्म नामी वैक्सीन है, ये किस हद तक असरअंदाज होती है कोरोना पर? जी अस्सलाम वालेकुम कामरान। इसकी इफेक्टिवनेस इज ऑलमोस्ट 60 to 70% is equal to Pfizer and AstraZeneca and Moderna. तो वो उसकी जो इफेक्टिवनेस is as good as any other vaccination. डॉक्टर साहब आपसे मैंने सवाल किया था साइड इफेक्ट्स के हवाले से। ये जो सिनोफार्म नामी वैक्सीन है इसके साइड इफेक्ट्स के हवाले से अब तक क्या तहकीक हो चुकी है, किस तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं? ये जो साइनोफार्म जो वैक्सीन है इसके अंदर इन्होंने एक डेड कोरोना वायरस इस्तेमाल किया है, विच इज़ डिफरेंट देन द वैक्सीन जो कि फाइजर और मॉडर्ना ने किया है, और इसकी इफेक्टिवनेस 70 to 60% है। और इसके साइड इफेक्ट्स कामरान वही हैं जो एक माइनर वैक्सीन्स के होते हैं, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा तकलीफ होती है बाजू में जब आपको लगाई जाती है, आपको आधे घंटे के लिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, आपको थोड़ा बहुत बुखार आने की थोड़ी सी अलामतें होती हैं, और साथ में आपको थोड़ी सी मतलब ये कि डिजीनेस और इस किस्म की चीज़ें होती हैं। ये सारी माइनर साइड इफ़ेक्ट्स कहलाते हैं, इसको हम मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं कहते हैं। तो इसमें कोई ऐसा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हम देखते हैं ये तकरीबन कुछ 2 to 3% पॉपुलेशन में हमें नज़र आती हैं आउट ऑफ द एंटायर ट्रायल जो कंडक्ट होता है। अच्छा। तो इसके हवाले से, लेकिन इसमें इस वक्त एट द मोमेंट कामरान वी आर फेसिंग अ ह्यूज इन्फोडेमिक। इन्फोडेमिक से मुराद ये होती है कि लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन बहुत सारी फैलाई जाती है, जिसकी वजह से लोगों के जहनों में खदशात आते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब ने भी ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। आपसे भी सवाल करूंगा, लेकिन मुझे एक का कहा जा रहा है नाजरीन, यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर खुशामदीद। हम
कोरोना वैक्सीन के हवाले से बात कर रहे हैं। पहली खेप इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब और डॉक्टर साद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इब्राहिम साहब, आपसे सवाल ये करना चाहूँगा, हमारे पास जो इस वक्त कोरोना के हवाले से तफसीलात हैं वो ये हैं कि जो कोरोना है वो अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है। अब कोरोना के जो सिम्टम्स हैं क्या वो भी तब्दील हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, सिम्टम्स तो तब्दील नहीं हुए। सिम्टम्स तो अगर आप पिछले सालों में देखें, लास्ट फ्यू मंथ्स बैक देखें या अभी भी देखें सेम। एक फास्ट अफेक्टिंग कोविड कहा जाता है लेकिन फास्ट अफेक्टिंग नहीं है, इट्स सेम वन। बट जो अभी इन्फ्लुएंजा फीवर के साथ जो कोविड साथ अटैच हुआ है और वो उसने जब अपने इंटरैक्शन की है कोविड एंड इन्फ्लुएंजा, उसने एक हमें थोड़ा सा दरपेश मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमें ये समझना मुश्किल हो रहा है कि ये इन्फ्लुएंजा है या कोविड है। जब तक हम टेस्ट पे नहीं जाते, जब तक हम वायरल नमूनियाज पे नहीं देख रहे होते कि कौन सा वायरल नमूनिया है आया है, ये इन्फ्लुएंजा वायरल नमूनिया है या कोविड वायरल नमूनिया है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो इट्स द सेम वन, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई हैं। टेस्टिंग के हवाले से हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में किस तरह की सहूलियात मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम साहब? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि बहुत से टेस्ट ऐसे भी आए, रिजल्ट्स ऐसे भी सामने आए जिसमें जो टेस्ट रिजल्ट थे वो एक्यूरेट नहीं थे। तो अब एक्यूरेसी के हवाले से किस हद तक हम पहुंच चुके हैं? देखिए, 60% दुनिया में 60% ही आपका पीसीआर कोविड टेस्ट जो है वो आपके नेगेटिव या पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव दे सकता है या एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है। 100% तो आपको जब तक आपके दूसरे टेस्ट नहीं होते, अगर आपको फर्स्ट करें सिम्टम्स आ रहे हैं, कोविड टेस्ट नेगेटिव है, आपने जब तक एक्सरे चेस्ट नहीं करवाना, आपने कोविड का सीटी स्कैन नहीं करवाया या सीबीसी या सीआरपी नहीं करवाया या दूसरे एडिशनल टेस्ट हैं जैसे डी डायमर है, फेरिटिन है, एलटीएच है, आप जब तक उस कोविड के रेंजेस तक नहीं पहुंच सकते। दूसरा एक जो नया टेस्ट है जो कोविड के इंटेंसिटी को बताता है वो है इंटरल्यूकिन 6, और साथ में हम करवाते हैं आजकल नेजल एंटीजन कराते हैं, 50 मिनट्स में रिजल्ट आ जाता है। तो एक्चुअली आप जब तक के मिक्स पिक्चर लेके और मिक्स लैब टेस्ट नहीं होते विद सिम्टम्स, तब तक आप उस रेंज में नहीं पहुंच सकते कि कोविड की मिकदार कैसी है या कोविड का स्टेज कौन सा है। ठीक, इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। डॉक्टर साद साहब, आपसे कोरोना वैक्सीन के हवाले से एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था। सिनोफार्म जो है, क्या उसको चाइना में आम आबादी पे इस्तेमाल किया गया है? और क्या आप समझते हैं कि जितने कम वक्त में इतनी रिसर्च हो चुकी है किसी भी वैक्सीन पे, ना सिर्फ ये सिनोफार्म बल्कि दीगर वैक्सीन जो हैं, क्या उसके लिए इतना वक्त काफी था? वैक्सीन बनने के बाद जितना वक्त दिया गया है क्या वो काफी था? देखिए, इसकी इमरजेंसी यूजर ऑथराइजेशन दी गई है इस वक्त ज्यादातर ममालिक के अंदर, तो ये हम फेज 3 के एंड के अंदर हम ये यूज कर सकते हैं। चाइना में इसमें ऑलमोस्ट 1% पूरी पॉपुलेशन के अंदर इसका इस्तेमाल हो चुका है। सबसे ज्यादा जो इस वक्त वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, 54 और 34%, और उसके बाद बहरीन है, फिर यूके है और फिर उसके बाद यूएस है। तो बेसिकली इस वक्त हम जो देख रहे हैं सिचुएशन, 5 लाख अगर हम ये डोसेजेस अगर हम मंगवा रहे हैं, दिस इज जस्ट लाइक वेरी स्मॉल अमाउंट। ये हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारी हेल्थ के वर्कर्स को इम्यूनाइज करेगी, लेकिन जो एक्चुअल जो ट्रांसमिशन है जो हमारी कम्युनिटी में मूव करता है वो इससे नहीं अफेक्ट होगा। शायद इससे प्रोटेक्शन हो जाए डॉक्टर्स को, लेकिन जो इम्यूनाइजेशन का जो मेन मकसद है पब्लिक हेल्थ के हवाले से कि वो ट्रांसमिशन को रोकना है। तो जब तक हम वो कोविड के क्लस्टर्स कहलाते हैं, जैसे कि आपकी जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, स्कूल्स हैं, ये वो अहम जगहें हैं जहां से ट्रांसमिशन होती है। तो अगर जब तक हम इसकी इकदाम नहीं लेंगे, ये जो 17 मिलियन और 20 मिलियन की हम बात कर रहे हैं कामरान, दिस इज एब्सोल्युटली इनसफिशिएंट। हमें इसको सेलिब्रेट करने के बजाय हमें इसको थोड़ा सा रेडिकली सोचना पड़ेगा कि ये जो इसकी जो लेकिन डॉक्टर साहब, एक और सवाल यहाँ पे ये भी उठ रहा है कि जो ट्रायल पीरियड है वो बहुत कम है अभी तक। इस हवाले से हमें पता ही नहीं है कि इसके आगे जाके साइड इफेक्ट्स किस तरह के हो सकते हैं। तो इसमें किस हद तक आपकी नजर में सदाकत है? इतनी हमें तशवीश लेने की जरूरत है या फिर ये हम कर रहे हैं इस्तेमाल तो ठीक ही होगा? नहीं, हमें साइड इफेक्ट्स के बारे में बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है कामरान। साइड इफेक्ट्स के बारे में आपसे मैं जैसे कह रहा था कि इसके ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हुई है, इसकी वजह से लोगों के अंदर ये बार बार सवाल उठता है। देखिए, वैक्सीनेशन एक पब्लिक हेल्थ का एक बहुत ही पुराना 200 साल पुराना एक तरीकेकार है। इसमें आपने मीजल्स, पोलियो, रुबेला, हम
ये वैक्सीनेशन ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन चूंकि अब ये कोरोना के दौर में तमाम लोगों को इफेक्ट हो रहा है, तो इसलिए वैक्सीनेशन को एक तरीके से देखा जा रहा है उसकी एफिकेसी के ऊपर और उसकी साइड इफेक्ट्स के ऊपर, लेकिन इट्स एब्सोल्युटली सेफ। मैं इसको अनसेफ नहीं समझता हूँ, और कोई भी साइंटिफिक कम्युनिटी का कोई भी इंसान जो वैक्सीन देता रहता है वो इसको अनसेफ नहीं समझता है। डॉक्टर इब्राहिम साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। तालीमी इदारे खोलने का भी फैसला किया गया है, इस फैसले को आप समझते हैं कि ठीक फैसला है? देखिए, तालीमी इदारे खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप पिछले साल देखें तो हमारे बच्चों ने बहुत कम पढ़ाई की, और स्टूडेंट लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप रिसर्च में देखा जाए, अगर WHO की रिसर्च देखते हैं तो अगर देखा जाए तो बच्चों को कोविड के असरात बहुत कम हुए हैं, इवन दो कि सिर्फ टीचर्स और अगर प्रॉपर तरीके से जो वहाँ के जो टेक केयर वर्कर्स हैं, जो चौकीदार हैं, मासियाँ हैं, उनकी अगर प्रॉपर तरीके से टेस्ट कर लिया जाए और उनकी एंटीबॉडीज चेक कर लिया जाए, रैपिड टेस्ट एंटीजन कर लिया जाए और इसके बाद उनको ज्वाइन किया जाए, तो उससे ट्रांसमिशन जो है बहुत फर्क पड़ेगा। और ट्रांसमिशन जब फर्क पड़ेगा तो बच्चों पे असरात कम होंगे। जैसे मैं एज ए पेडियाट्रिक कंसल्टेंट देख रहा हूँ और बहुत पूरे साल देखते हुए आया हूँ पेशेंट्स को, उसमें मैंने नहीं देखा कि बच्चों को उस तरह के सिम्टम्स हुए हैं या बच्चों को अफेक्ट भी किया है। इवन दो यूनिट में भी हमने नहीं देखा, क्योंकि मदर को अगर कोविड पॉजिटिव था तब भी हमने यूनिट पे रिसर्च करके देखी तो यूनिट में भी एज फार एज कि कोविड के असरात नहीं आए थे। तो इस तरह बच्चों को भी, अगर जो 10 साल 12 साल से छोटे बच्चे हैं उनको भी हमने कोविड के टेस्ट अगर एंटीजन करवाएं या जो रैपिड टेस्ट करवाएं, इससे भी उनके असरात कम आए, क्योंकि उनके हम PCR टेस्ट नहीं किए हैं, तो इसमें PCR की रिजल्ट्स भी जो हैं वो बहुत इफेक्टिव नहीं थे, इसलिए PCR भी उनके नहीं किए गए। और सबसे ज्यादा जो है वो पेरेंट्स के और जो घर में कॉन्टैक्ट के थे उनके किए गए, और जो टीचर्स के भी किए जा रहे हैं, जिसमें प्राइवेट जो स्कूल एसोसिएशन है उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी भी वही मिसकंसेप्शन है कि अगर टेस्ट करवाएंगे तो हमें घर बैठना पड़ जाएगा, और जो सैलरीज के इशू है इस हिसाब से जो है लोग टेस्ट कम करवा रहे हैं। तो हम कोशिश पे तो ये है, और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि प्लीज आप उनको फोर्स करें कि वो टेस्ट करवा के आप स्कूल को ज्वाइन करवाएं। ठीक है, इब्राहिम साहब हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब, लास्ट आपसे कमेंट्स इसी हवाले से चाहूंगा, जो फैसला किया गया है स्कूल्स खोलने का, वैसे दीगर चीजें भी खुली हुई हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, शादी हॉल्स में तकरीबात जारी हैं, दूसरी जानिब अपोजिशन की बात की जाए तो वो भी जलसे जुलूस कर रही है, हुकूमती जानिब से भी तकरीबात का सिलसिला जारी है, तो स्कूल्स को खोलने का फैसला आप समझते हैं कि ठीक है? कामरान, एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मैं आपको बताऊं, we really have, we cannot, मतलब इसकी दोनों तरफ बातें जा सकती हैं। आप इसको खोलें या ना खोलें, ईदर केस हम इस वक्त जो है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटली जो मदर्स और जो फादर्स और जो बच्चे हैं वो दे आर कॉन्स्टेंटली वांटिंग टू गो बैक, नॉर्मलाइज थिंग्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, यूके में, कि जब भी स्कूल खुला है तो वहाँ से ट्रांसमिशन जो है वो बढ़ गया है। तो अभी भी अगर हम इसको इसी तरह देखें तो वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं, इसका मतलब है कि बच्चों के अंदर सिम्टम्स नहीं आते लेकिन वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो ये जहाँ तक एक जगह पे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी टीचर्स एक छोटे रूम में अगर बैठते हैं जहाँ पे वेंटिलेशन कम है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, वहाँ पे ट्रांसमिशन के चांस बढ़ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रेगुलराइज करना पड़ेगा, SOPs पे बहुत ज़्यादा इकदाम लेने पड़ेंगे, और हमें कोशिश ये करना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट है स्कूल्स की वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों का ख्याल करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साद साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब के भी वक्त का बहुत शुक्रिया। तो तालीमी सरगर्मियाँ आज से मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी हैं। हमारी नुमाइंदगान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हम अपडेट्स लेंगे अलादिता खान से, जबकि कराची में क्या सूरत हाल है इस वक्त तालीमी सरगर्मियों के हवाले से वो अपडेट करेंगी मरियम खान। सबसे पहले रुख करते हैं इस्लामाबाद का। अलादिता, बताइएगा, तालीमी सरगर्मियों का आज आगाज़ हो गया है मुकम्मल तौर पर, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल्स अब मुकम्मल तौर पर शुरू हो चुके हैं। बताइएगा, जो ओवरऑल अब SOPs के हवाले से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स की जानिब से किस हद तक अमल करवाया जा रहा है, और दूसरा, केसेस क्या सामने तो नहीं आना शुरू हुए हैं? जी, 26 नवंबर 2020 में कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आने के बाद तलीमी इदारों को बंद कर दिया गया था, ताहम अब फिर से तलीमी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल भी खुल चुके हैं और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ और जामियात भी खुल चुकी हैं। इसके साथ कोरोना SOP के ऊपर अमल दरामद करवाने के हवाले से भी हुकूमत की जानिब से अहकामात जारी किए गए। जितने भी स्कूल,
कॉलेज और यूनिवर्सिटी होंगी उनमें कोरोना SOP पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। हमारे साथ प्रिंसिपल साहबा शबनम मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, कोरोना SOP पर अमल दरामद करवाने में कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं है? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज़ ये कि ये पहले भी हो चुका है और हमने बड़ी अच्छी तरीके से इसके ऊपर अमल किया है और अब तो बच्चे खुद ट्रेंड है और हमने हर चीज़ों का ख्याल रखा हुआ। सबसे पहले मास्क का, कि कोई बच्चा भी, मेरे पास मॉन्टेसरी भी बच्चे मास्क के बगैर नहीं आते, कोई एंट्री नहीं है। उसके बाद सोशल डिस्टेंस का हमने उधर भी ख्याल रखा हुआ है और आपको थर्मामीटर, हर बच्चे का थर्मामीटर भी से हम टेम्परेचर भी चेक करते हैं और सैनिटाइज भी हम करते हैं और फिर क्लासरूम में आके भी सोशल डिस्टेंस का हम ख्याल रखते हैं। जो टाइम बंद रहे स्कूल, अब दोबारा आगे खुल गए हैं, तो क्या बच्चे अपना निसाब मुकम्मल कर पाएंगे? आप लोग मुकम्मल करवा पाएंगे इंशाअल्लाह ताला, बिकॉज ये कि दरमियान में ऑनलाइन की भी प्रोग्राम थे, हमने अपने सिलेबस तकरीबन बहुत हद तक हमने कवर करवाया हुआ है और ये एक हुकूमत की जो है, गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी, मतलब उन्होंने किया कि हमारे जो ये सेशन है उसको एक्सटेंड कर दिए है। अब अगस्त में हमारा सेशन स्टार्ट होगा तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, कोरोना से भी बचना है और उसके साथ साथ तलीमी सरगर्मियाँ भी जारी रखनी है। पुरुमीद हैं प्रिंसिपल साहबा भी, और स्कूल के अंदर जो भी बच्चे आते हैं, दूसरी ये दफ़ा ये हो चुका है कि कोरोना की वबा की वजह से बच्चों की तलीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हुई थी, लेकिन अब प्रैक्टिस हो चुकी है, बच्चे भी काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। बच्चे सुबह आते हुए मास्क पहन कर आते हैं। स्कूल के बाहर भी हमने देखा कि टेबल लगे हुए हैं, वहाँ बच्चों का टेम्परेचर चेक होता है और हर आने वाले बच्चे का मास्क देखा जाता है और उसके साथ साथ हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल बाहर भी जब बच्चे इन होते हैं तब भी किया जाता है और उसके साथ जब क्लासरूम के अंदर आते हैं SOP रखा जा रहा है। बच्चे भी बोर हो गए थे घर बैठ के, तो वो भी खुश हैं। मरियम जो इस वक्त कराची में मौजूद हैं, उनसे भी कराची की सूरत हाल के हवाले से मालूमात हासिल कर लेते हैं कि स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस अब खुल गए हैं, तो बच्चे भी खुश हैं क्या और SOPs का किस हद तक ख्याल रखा जा रहा है? जी मरियम। देखिए, बिल्कुल तकरीबन 2 माह के वक्फे के बाद जो है आज से तमाम स्कूल्स और निजी और सरकारी जामियात भी जो है वो दोबारा से उनमें तदरीसी अमल का आगाज़ हो गया। इस वक्त हम डाउ मेडिकल कॉलेज पर जो है मौजूद हैं और इस वक्त कुछ तालबात हमारे हमरा मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आएगा कि कैसा रहा 2 माह के तवील वक्फे के बाद जो एक बार फिर से जो है तदरीसी अमल का आगाज़ हो गया? जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है दोबारा से रिज्यूम हो गई है, पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि SOPs का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि डजंट मीन कि अगर आप जा रहे हैं तो बस कोरोना ख़त्म हो गया एंड एवरीथिंग लाइक दैट। SOPs का अच्छी तरह से बिल्कुल जो है प्रॉपर उनका ख्याल रखा जाए। जी हाँ, देखिए बिल्कुल स्टूडेंट्स का भी यही कहना है कि तालीमी इदारे एक बार फिर से जो है वो खुल चुके हैं, लेकिन जितने भी तलबा तालबात हैं वो SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। अलबत्ता तमाम जामियात जो हैं वो उन्होंने दाखिली रास्तों पर जो है पहले ही तलबा तालबात का जो है थर्मल गन से उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, उसके बाद उन्हें जो है सैनिटाइज़ किया जाता है और उसके बाद ही जो है उन्हें अंदर अपनी क्लासरूम्स में जो है भेजा जा रहा है। क्लासरूम यहाँ पर भी जो है समाजी फासले को जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है। उसके बाद जो है तदरीसी अमल का जो है आगाज़ एक बार फिर से हुआ है। शहरियों से, तलबा तालबात से यही दरख्वास्त की जा रही है बार बार कि वो कोरोना की SOPs पर जो है सख्ती से अमल करें ताकि इस मोजी मर्ज से जो है बचा जा सके। जी ठीक मरियम, आपने हमें अपडेट किया कराची से, आपका भी शुक्रिया, और हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे अलादिता खान, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और जाते जाते नाजरीन एक बार फिर हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान हुकूमत वक्त से मुतालबा करेंगे। हम पट्टियाँ बांध कर बैठे हुए हैं काली, और ये हम चेयरमैन पैमरा के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। 45 रोज़ हो चुके हैं, हमारा एहतजाज जारी है और अब तक हुकूमती एक्शन का इंतज़ार किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।